नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई है। ये बैठक लोकसभा स्पीकर ने बुलाई थी। इसमें कई दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि सत्र के दौरान संसद में बहस हो, हंगामा नहीं। इस पर बैठक के दौरान चर्चा हो रही है। सत्रहवीं लोकसभा का 9वां सत्र 18 जुलाई से प्रारंभ होकर 12 अगस्त तक चलेगा। सत्र के संबंध में आज सभी दल के नेताओं से विचार विमर्श हुआ, चर्चा हुई। मैंने सभी दलों के नेताओं से आग्रह किया है, देश के हित में, देश की जनता के हित में हम देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें, संवाद करें, लेकिन सदन बिना व्यवधान के मर्यादा से चले। सभी दलों के नेताओं का सहयोग रहे। और इस पर और जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर का। हिमांशु, सर्वदलीय बैठक में हंगामा न हो, अब सत्र में इसकी कोशिश के लिए बैठक चल रही है और ओम बिरला ऐसा चाहते हैं, लेकिन शायद पहला हंगामा जो फहरिस्त आई है असंसदीय शब्दों की, उसी को लेकर हो जाए। देखिए, निश्चित तौर पर और 2-3 मुद्दे रहे हैं पिछले 3 दिनों में जिसको लेकर विपक्ष की नाराजगी है। वो इस मुद्दे को अब संसद के सत्र में उठाने की तैयारी कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस दल के नेता हैं लोकसभा में, उन्होंने सर्वदलीय बैठक के बाद एक महत्वपूर्ण बयान में ये कहा है कि हमने स्पीकर से कहा है कि हम अग्निपथ योजना, जो बेरोजगारी जिस तरह से देश में बढ़ रही है और साथ में किसानों को लेकर से जुड़े जो मुद्दे हैं, उन पर हम संसद में चर्चा चाहते हैं और सरकार को जो हमारे सवाल हैं उसका जवाब इस सत्र में देना। दूसरे विपक्षी दलों ने भी अपनी एक विश लिस्ट लोकसभा स्पीकर को दी है और मुख्य तौर पर विपक्ष जो है वो महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना के साथ साथ तो असंसदीय भाषा पर रोक लगाने के लिए जो पार्लियामेंट की बुलेटिन में जो डायरेक्टिव्स थे और साथ में एक डायरेक्टिव जो डेमोन्स्ट्रेशन धरना को लेकर भी था, इन सभी को लेकर विपक्ष स्पष्टीकरण चाहता है। और दूसरी तरफ सरकार ने अपनी तरफ से इस बैठक में विपक्षी दलों के सामने ये जानकारी रखी है कि सरकार 29 बिल लेकर इस मॉनसून सत्र में आना चाहती है, उन्हें पारित कराना चाहती है। इसमें 24 नए बिल हैं कादम्बिनी, और इसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से लेकर जो ट्रैफिकिंग होती है महिलाओं की, बच्चों की, उसको रोकने के लिए का एक नया बिल सरकार लेकर आई है। ऐसे करीब 24 बिल हैं। तो सरकार ने एक बड़ा एजेंडा आज विपक्ष के सामने पेश किया है। विपक्षी दलों ने भी सरकार के पास अपने जो मुद्दे हैं जिनको बहस चाहती है, सरकार से स्पष्टीकरण चाहते हैं, उन मुद्दों को सरकार के सामने रखा है। और अब बहुत महत्वपूर्ण होगा कि लोकसभा स्पीकर ने तो ये एक बड़ी कोशिश की है, सभी लोकसभा के जो संसदीय दल के नेता हैं उनको एक साथ बिठाकर सरकार के साथ सलाह मशवरे की। वो अपनी इस कोशिश में कितना कामयाब हो पाते हैं और किस हद तक सरकार अपने लेजिस्लेटिव एजेंडे को मॉनसून सत्र में आगे बढ़ा पाती है, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। लेकिन जैसा आपने पहले कहा, कुछ मुद्दे हैं जिस पर अभी से बहुत साफ टकराव सरकार और विपक्ष के बीच दिख रहा है। कादम्बिनी, बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। तो सरकार ने भी अहम मुद्दे सामने रखे हैं, जो बिल्स हैं जिनको पास कराने हैं, काफी अहम बिल्स हैं वो भी, और लेकिन विपक्ष की भी चिंताएं हैं और कई मुद्दों पर विपक्ष बहस चाहती है। और खासकर स्पष्टीकरण, जैसा हिमांशु ने बताया, जो असंसदीय शब्दों की जो फहरिस्त है उसको लेकर और विरोध प्रदर्शन कैसे हो इसको लेकर। उधर आम आदमी पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन देगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने घोषणा की कि द्रौपदी मुर्मू के प्रति हमारा आदर है, लेकिन हम यशवंत सिन्हा जी को समर्थन देंगे। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक के बाद ये फैसला हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के अध्यक्षता में पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई और
एक मत से पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी ने तय किया है कि इस चुनाव में महामहिम राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में हम लोग विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी का समर्थन करेंगे। हम द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है, उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन चुनाव में हम लोग विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी को सपोर्ट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि इससे देश के युवाओं को सावधान रहना होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम लोगों को सुविधाएं देना मुफ्त नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुफ्त की रेवड़ी का मतलब है कि कई लोन लिए और लोन खा गए। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। मैं बताता हूं आपको फ्री की रेवड़ी क्या होती है, और मैं बताता हूं आपको इस देश में फ्री की रेवड़ी कौन बांट रहा है। एक कंपनी है बहुत बड़ी, उस कंपनी ने लोन लिया कई बैंकों से, खा गए वो लोन, बैंक दिवालिया हो गए, और उस कंपनी ने एक राजनीतिक पार्टी को चंदा दे दिया, कुछ चंद करोड़ रुपए का, और उस कंपनी के खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप अपने दोस्तों के हजारों हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं, ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप विदेशों की यात्रा में जाते हैं और विदेशों की यात्रा के बहाने आप अपने चंद दोस्तों के लिए वहां ठेके लेते हैं विदेशी सरकारों से, ये फ्री की रेवड़ी है। आज देश में दो किस्म की राजनीति चल रही है, एक ईमानदार राजनीति, एक भ्रष्टाचारी राजनीति। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। इसी दौरान उन्होंने ये बात कही। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा है और इसके निर्माण में 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ये एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर गुजर रहा है और इससे दिल्ली से चित्रकूट तक का सफर अब 6 से 7 घंटे में पूरा होगा। प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम उरई के पास कैथेरी गांव में हुआ। यहां बोलते हुए पीएम मोदी ने पिछली सरकार पर इशारों में हमला बोलते हुए कहा कि पहले कानून व्यवस्था और कनेक्टिविटी खराब थी, लेकिन अब योगी राज में कानून और कनेक्टिविटी में सुधार आया है। उन्होंने कहा कि इस नए एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड का विकास होगा। बुंदेलखंड तप तपस्या और तेज की पावन भूमि है। पहला मुद्दा था यहां की खराब कानून व्यवस्था। जब मैं पहले की बात कर रहा हूं, क्या हाल था आप जानते हैं। और दूसरी हालत थी हर प्रकार से खराब कनेक्टिविटी। आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। यूपी के जिन जिलों को पिछड़ा मानकर उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, वहां जब विकास हो रहा है तो ये भी एक तरह का सामाजिक न्याय है। गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने के लिए तेजी से काम करना,
घर घर तक रसोई गैस का कनेक्शन पहुंचाना, गरीब को पक्के घर की सुविधा देना, घर घर में शौचालय बनाना, ये सारे काम भी सामाजिक न्याय को ही मजबूत करने वाले कदम है। तीस्ता सितलवाड़ की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान गुजरात की सेशंस कोर्ट में एसआईटी ने कई बड़े दावे किए। एसआईटी ने कहा कि कांग्रेस नेता अहमद पटेल के इशारे पर साजिश रची गई और ये साजिश तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए रची गई। एसआईटी ने कहा कि राजनीतिक उद्देश्य से रची गई ये साजिश कांग्रेस ने रची और गुजरात सरकार को अस्थिर करने के लिए बड़ा फंड दिया। कांग्रेस ने इसके लिए तीस्ता सितलवाड़ को 30 लाख रुपए दिए। उधर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह सब गुजरात सरकार की छवि बिगाड़ने के लिए किया गया था। साथ ही कहा कि इसके पीछे अहमद पटेल का तो सिर्फ नाम था, असल में ये काम सोनिया गांधी का था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दे दी है। वहीं कांग्रेस ने अहमद पटेल पर लगाए गए आरोपों को झूठा बताया है। अहमद पटेल पर लगाए गए आरोप गलत है, ये कांग्रेस का कहना है। तीस्ता सितलवाड़ और उनके साथी, उनके सहयोगी जो काम कर रहे थे, वो मानवता के लिए काम नहीं कर रहे थे। वो एक पॉलिटिकल डिजाइन के साथ, एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के साथ, एक राजनैतिक मंसूबे के साथ काम कर रहे थे। और उनका मंसूबा क्या था? उस समय जो राज्य की सरकार थी गुजरात में, किस प्रकार से उसे बर्खास्त किया जाए और उसे अस्थिर बनाया जाए, यह प्रथम राजनीतिक मनसा, यह प्रथम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तीस्ता सितलवाड़ और उनके मित्रों का था, उनके साथियों का था। और जो दूसरा मनसा था, द सेकेंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वॉज टू फ्रेम इनोसेंट पीपल इन गुजरात राइट 2002, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी शामिल है। इस मनसा के साथ तीस्ता और उनके साथी काम कर रहे थे। ये जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, इसका खुलासा एफिडेविट में हुआ है। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, काम तो सोनिया जी का था। नाम अहमद पटेल, काम सोनिया जी। इसलिए अपने मुख्य राजनैतिक सचेतक, अपने मुख्य पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल के माध्यम से सोनिया जी ने गुजरात के छवि को धूमिल करने की चेष्टा की। अहमद पटेल जी के माध्यम से सोनिया जी ने नरेंद्र मोदी जी को घेरने की चेष्टा की, उन्हें अपमानित और उन्हें किस प्रकार से निष्कासित किया जाए, इसकी चेष्टा की। और ये पूरे षड्यंत्र की रचयिता सोनिया गांधी है। हर बार जब गुजरात चुनाव आता है, इस तरह की एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये ले आते हैं। 2017 के चुनाव में जनरल दीपक कपूर और डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आरोप लगाया था नरेंद्र मोदी जी ने कि यह पाकिस्तान के साथ मिलकर मुझे हराना चाहते हैं। क्या हुआ उस आरोप का? फिर माफी मांगनी पड़ी नरेंद्र मोदी जी को। अब चुनाव आ रहा है 5 महीने बाद, फिर से ये नई थ्योरी ले आए कि अहमद पटेल जी, सोनिया जी सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र। अरे अगर हम षड्यंत्र रच रहे होते और इनकी तरह की राजनीति करते तो क्या ये मुख्यमंत्री रह सकते थे गुजरात के? इन्हें खुद सोचना चाहिए। जो व्यक्ति आज है नहीं इस दुनिया में अपना डिफेंस करने के लिए, उस व्यक्ति को भी आप कटघरे में खड़ा करेंगे। मरणोपरांत भी आप कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूकते। लानत है ऐसी राजनीति पर। और कांग्रेस नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने ट्वीट कर एसआईटी के हलफनामे पर आपत्ति जताई है और बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है कि अहमद पटेल का नाम अभी भी विपक्ष को बदनाम करने के लिए, राजनीतिक साजिशों के लिए इस्तेमाल करने के लिए वजन रखता है। यूपीए कार्यकाल में तीस्ता सितलवाड़ को पुरस्कृत कर उन्हें राज्यसभा सदस्य क्यों नहीं बनाया गया और साल 2020 तक मेरे पिता पर केंद्र ने इतनी बड़ी साजिश रचने के लिए मुकदमा क्यों नहीं किया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आगे देखेंगे श्रीलंका में क्या हैं ताजा हालात।
और अब खबर श्रीलंका से। शनिवार को बैठी संसद में स्पीकर ने देश से भागे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की औपचारिक सूचना तो दी ही, साथ ही नए राष्ट्रपति के चुनाव की तारीख के बारे में भी जानकारी दी। 19 जुलाई तक नामांकन होना है और 20 जुलाई को मतदान होगा। प्रधानमंत्री से कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रानिल विक्रमसिंघे की पूरी कोशिश राष्ट्रपति चुने जाने की है। इधर विपक्ष की तरफ से साजिद प्रेमदासा की उम्मीदवारी का ऐलान किया गया है। 225 सांसदों वाली संसद में राजपक्षे की पार्टी के 145 सांसद हैं। करीब 7 अन्य सांसदों का साथ भी इसी पार्टी को है। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए महज 113 वोट चाहिए। कोलंबो में संसद की तरफ जाने वाली सड़क और इस सड़क पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। यहाँ संसद की जो कार्यवाही आज हुई वो ख़त्म हो चुकी है और जो स्पीकर हैं उन्होंने यहाँ बताया औपचारिक तौर पे कि गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफ़ा हो चुका है और इसके साथ ही जो नया राष्ट्रपति चुनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 20 तारीख को ये चुनाव होना है और उसके पहले 19 तारीख तक जो नामांकन है तो नामांकन की जो औपचारिक सूचना है वो दे दी गई है और अब एक कंसेंसस बनाने की जो बात है एक नाम पर उसकी कवायद शुरू होगी। ऑपोजिशन पार्टी अगर एक नाम के साथ आगे आएगी तो क्या जो सरकार का पक्ष है उस नाम को मानेगा, लेकिन जो पेंच है वो ये कि रानिल विक्रमसिंघे जिन्होंने अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला है कि क्या वो अपनी तरफ से जोर लगाएंगे राष्ट्रपति बनने का। वो उम्मीदवार के तौर पे अपने आप को देख रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी जो हैं उनको ये बात पसंद नहीं, क्योंकि रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री के तौर पर भी उनको पसंद नहीं थे और राष्ट्रपति के तौर पर तो कतई मंजूर नहीं होंगे, क्योंकि अगले 2 साल तक 2024 तक राष्ट्रपति का कार्यकाल है। 2019 में पिछला चुनाव हुआ था, तो ऐसे में जो भी राष्ट्रपति बनेगा वो 2 साल के लिए बनेगा और रानिल विक्रमसिंघे को क्योंकि प्रदर्शनकारी जो हैं यहाँ की जो जनता है वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो एक जो स्टैंड ऑफ है, पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ वो बना हुआ है। अब देखना है कि क्या रास्ता निकलकर सामने आता है। काफ़ी मंथन यहाँ पर चल रहा है अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से भी। क्या साजिद प्रेमदासा उम्मीदवार होंगे या अनुरा कुमारा दिसानायका होंगे या कोई और नाम निकलकर सामने आएगा, इस बात से पर्दा उठना भी बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ ये तो तय है कि रानिल विक्रमसिंघे चाहते हैं कि वो राष्ट्रपति रहें, लेकिन ऐसा होता है तो फिर ये जो प्रदर्शनों का सिलसिला है वो थमने वाला नहीं है, क्योंकि जो आर्थिक बदहाली श्रीलंका में हुई है उसके लिए न सिर्फ राजपक्षे बल्कि रानिल विक्रमसिंघे को भी उसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। और अब देखना है कि संसद में आज जो ये कार्यवाही हुई है उसके बाद जो अपील की गई है स्पीकर की तरफ से, उसके मुताबिक पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरह से आगे बढ़ती हैं और किस तरीके से समस्या का समाधान निकलती है। राजनीतिक समस्या का समाधान निकलने के बाद आर्थिक कदम उठाने होंगे और उस बात पर नज़र बनी रहेगी। और इस बीच जो स्पीकर हैं उन्होंने भारत के जो हाई कमिश्नर हैं गोपाल बागले, उनसे मुलाकात की है। भारत की तरफ से कहा गया है कि श्रीलंका में लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनके साथ भारत खड़ा है। पहले इस तरह के कयास लगाए जाते रहे कि भारत जो है वो राजनीतिक तौर पे हस्तक्षेप करके अपनी तरफ से किसी एक व्यक्ति विशेष को या एक पार्टी को या एक दल को सपोर्ट करके यहाँ पे जो नेतृत्व है वो देना चाहता है, जिस बात को लेकर पूरी तरह से भारत हमेशा से इनकार करता रहा है। और कहा भी गया है कि श्रीलंका की समस्या का जो समाधान है वो श्रीलंका के भीतर है। हाँ, एक मददगार देश के तौर पे भारत जो है अपनी तरफ से मदद जारी रखेगा, क्योंकि यहाँ के लोग तकलीफ में हैं और यहाँ उनको मदद की ज़रूरत है। तो जो राजनीतिक हालात हैं यहाँ पे और जिस तरह की आर्थिक बदहाली है, इससे निकलने के लिए श्रीलंका जद्दोजहद कर रहा है। देखना है कि मुकाम कब तक मिल पाता है। कोलंबो से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कोलंबो के आसमान पर काले बादलों का डेरा है। ये काले बादल तो मानसून के हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी यहाँ काले बादल छाए हुए हैं। ये वो जगह है जहाँ प्रदर्शनकारियों ने घुसकर अपना विरोध जताया था। ओल्ड पार्लियामेंट भी इसको बोलते हैं, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट भी इसको बोलते हैं। और यहाँ इसके सामने तंबू लगाकर जो प्रदर्शनकारी हैं वो बैठे हैं, शांत हैं, अपनी बात कह रहे हैं स्लोगन के जरिए, नारों के जरिए। और ये तकरीबन 99 दिनों से यहाँ बैठे हैं
राजपक्षे जा चुके, न सिर्फ गद्दी से बल्कि देश छोड़कर भी भाग चुके, लेकिन इनका प्रदर्शन अभी थमा नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं कि सत्ता में एक ऐसे व्यक्ति को कमान सौंपा जाए जो आर्थिक बदहाली से श्रीलंका को निकाले और एक नई दिशा की ओर ले जा सके। रानिल विक्रमसिंघे जो कि प्रधानमंत्री थे और अब कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं, इनका जो प्रदर्शन है उसके खिलाफ भी है। अगर रानिल विक्रमसिंघे किसी भी तौर पे राष्ट्रपति के तौर पे अगले 2 सालों तक 2024 तक जो कि कार्यकाल है मौजूदा राष्ट्रपति का, और क्योंकि राजपक्षे जा चुके हैं तो अब जो नया राष्ट्रपति बनेगा 2024 तक के लिए बनेगा, तो अगर वो 2024 तक राष्ट्रपति पद पर स्थायी तौर पे जमने की कोशिश करते हैं तो प्रदर्शनकारी जो हैं वो फिर से अपना प्रदर्शन उग्र कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इस बात की जानकारी यहाँ के प्रदर्शन से जुड़े जो लोग हैं वो देते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि अब जो आगे का जो रास्ता है वो क्या है। पहले तो एक राजनीतिक समाधान निकले, एक सर्वसम्मत तौर पे एक ऐसे नेता का चयन हो जिसको की कमान सौंपी जाए, जिसको कि राष्ट्रपति बनाया जाए। 20 तारीख को ये फैसला होना है, 19 तक नॉमिनेशन का डेट है। इसके पहले विपक्ष की तरफ से भी एक बैठक हुई और उसमें ये तय करने की कोशिश हुई कि किस एक नाम को आगे किया जाए, क्योंकि रानिल विक्रमसिंघे जो हैं वो प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री का भी पद खाली है, उसको भी भरने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर जो तमाम ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनका दबाव इस बात को लेकर है कि रानिल विक्रमसिंघे भी जाएं और प्रदर्शनकारी भी यही चाहते हैं। लेकिन नया नाम कौन सा होगा? साजिद प्रेमदासा होंगे, अनुरा कुमारा दिसानायका होंगे, या फिर कोई और नया नाम निकलकर सामने आएगा, ये देखने की बात है। लेकिन जिस गहन आर्थिक संकट में श्रीलंका डूबा हुआ है उससे बाहर निकलने की उसके सामने चुनौती है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं या जो बड़े नेता हैं वो ये मान रहे हैं कि ओवरनाइट सॉल्यूशन नहीं है, कई साल हैं वो लग सकते हैं, लेकिन शुरुआत तो करनी होगी और शुरुआत तभी होगी जब यहाँ राजनीतिक तौर पे एक बदलाव देखने को मिलेगा। एक हिस्सा उसका हो चुका है, राष्ट्रपति पद छोड़कर और देश छोड़कर जा चुके हैं। नए राष्ट्रपति की अगुवाई के लिए श्रीलंका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, लेकिन वो कौन होगा इस पर सस्पेंस अभी बरकरार है। कोलंबो से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। गुजरात के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश की वजह से बुरा हाल है। आज भी कुल 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, जिनमें नवसारी, सूरत, जूनागढ़, गिर, भावनगर, तापी, डांग और वलसाड जिले में बारिश का अनुमान है। हालांकि ज्यादातर इलाकों में जमा पानी अब कम हो रहा है। कुछ इलाकों में बारिश अब थम भी गई है। बाढ़ की वजह से कई प्रमुख सड़कें टूट चुकी हैं। वहीं एनडीआरएफ किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए मुस्तैद है। गुजरात में अब तक बारिश के दौरान अलग अलग घटनाओं में 54 लोगों की मौत हो चुकी है। नवसारी जिले के एक स्कूल में पूरी तरह पानी भर गया है, क्लासरूम डूब गए हैं। वहां का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। बाढ़ की स्थिति में अभी सुधार आने लगा है। हम इस वक्त नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है, बिलीमोरा शहर के पास है, जहां पे आप देख सकते हैं ये जो स्कूल है अभी भी ग्राउंड में पूरी तरीके से पानी है, पानी उतरना शुरू हो चुका है, लेकिन इतना पानी है कि इसको उतरने में 2 दिन लगेगा। इस तरफ आप देख सकते हैं जो रास्ता है, कल हम इस रास्ते से वापस जाने की कोशिश किए थे, लेकिन हम नहीं जा पाए थे क्योंकि रास्ते के ऊपर भी पानी था। आज धूप भी निकला है, रास्ता भी खुल चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक चल रहा है, और अगर मैं मेरे कैमरा पर्सन को बताऊँ तो आप देख सकते हैं धूप भी निकला है आज, और इसलिए आज यहाँ पे स्थिति नॉर्मलाइज होने लगा है। लेकिन स्कूल में अभी भी पानी है। हमारे साथ जुड़ रहे इस वक्त स्कूल के हेडमास्टर। सर, आपका नाम? दिवेश भाई बताइए, ये क्या स्कूल है, कौन सा स्कूल है? सरकारी एडेड स्कूल है आप बता रहे थे, क्या स्थिति है अभी? ये हमारा ग्रांटेड स्कूल है और गोइंडी पाटला का स्कूल है। यहाँ के जो विलेज है उन बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। क्या स्थिति है, कितना पानी आया था? ये हमारे क्लास के अंदर 6 फुट से ज़्यादा पानी आ गया था, और ज़्यादा नुकसान ग्राउंड फ्लोर में और हमारे बेंचेस, टेबल, कबाड़ जो भी वो ज़्यादा नुकसान हो चुका है हमें। अभी पानी उतरने में अभी क्या कौन सा जगह, अभी स्कूल के अंदर कौन सा जगह में पानी है? अभी स्कूल के अंदर तो ये, लेकिन ग्राउंड में है। ग्राउंड में ज़्यादा पानी है, वो 2 दिन तो लगेगा ही निकलने में, और पीछे से रास्ते से आ सकते हैं। यानी स्कूल तो हमारा मंडे से शुरू हो जाएगा। अच्छा, स्कूल मंडे से शुरू होगा, 2 दिन आपके पास टाइम भी है, तो शायद कम हो जाएगा। ठीक है पानी।
और सर यहाँ पे कल ये रास्ता भी बंद था, तो कितना कहाँ से ये पानी आ रहा है? ये कौन सी नदी है जहाँ से ये पानी ओवरफ्लो होके आ रहा है? ये हमारी दो नदी है, एक कावेरी और अंबिका, दो नदी से पानी आता है और ओवरफ्लो हो जाता है, इसलिए यहाँ पानी भर जाता है। पहले ही ऐसे बारिश हुआ है या ये इस बार ही हुआ है? नहीं, इस बार हुआ है। पहले 2011-12 में हुआ था, फिर थोड़े साल तक नहीं आया, लेकिन इस साल ज़्यादा आ गया है, बहुत ज़्यादा। 2011-12 के बाद ये पहली बार आया है। तो ऑलमोस्ट 10 साल के बाद ऐसे? 10 साल के बाद आया है। ठीक है। और ये बाढ़ की स्थिति आपने देखा है क्या? अभी डर का एक माहौल था यहाँ पे? ना, यहाँ तो ऐसा होता है, इसलिए दर्द का तो कुछ खास माहौल नहीं है। बच्चे भी जानते हैं कि आता है, क्योंकि दो नदी है, तो दोनों पानी का तो आएगा ही, इसलिए आता है। लेकिन इतना नहीं आ रहा। इस साल थोड़ा ज़्यादा ही आ गया, बहुत ज़्यादा आ गया। आता है तो सिर्फ ग्राउंड में आता है, अंदर नहीं जाता है, लेकिन इस साल अंदर चला गया, और वो भी ज़्यादा, 6 फुट। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, स्कूल के अंदर अभी भी पूरी तरीके से पानी है। आप यहाँ पे देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन को बताऊंगा, स्कूल की गेट पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ से कोई अंदर नहीं जा सकते, पीछे के रास्ते से जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, ये पानी उतरना शुरू हो चुका है। पानी उतरने में और 2 दिन लगेगा, लेकिन अभी धूप भी निकला हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सूरज की जो रोशनी है वो यहाँ पे आ रही है, लेकिन रोड जो है यहाँ पे वो भी खुल चुके हैं। लेकिन हालात पूरी तरीके से नॉर्मल होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ नवसारी, बिलीमोरा, गुजरात से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। अंडे और मीट को स्कूलों के मिड डे मील से बाहर रखना चाहिए, ऐसा मानना है कर्नाटक सरकार की तरफ से गठित एनईपी पैनल का। विवाद उठ खड़ा हुआ है, तो सरकार का कहना है कि बेवजह इस मामले को तूल दी जा रही है। नई शिक्षा नीति को अमली जामा पहनाने के लिए बने कर्नाटक के एनईपी पैनल का एक और सुझाव विवादों में आ गया है। पैनल का कहना है कि स्कूली बच्चों को मिड डे मील में अंडा और मांस न दिया जाए, क्योंकि अंडे और मांस के इस्तेमाल से शरीर बीमार होता है। 80% पॉपुलेशन इस मुल्क की नॉन वेजिटेरियन है, ये हकीकत है। अगर संघ परिवार चाहता है कि सब लोग वेजिटेरियन बन जाए तो ये हो नहीं सकता। अगर वो करना चाहेंगे तो भी नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को, गरीब बच्चों को अंडा नहीं दे सकते। अगर वो अंडा नहीं मिलता तो उनकी न्यूट्रिशन नहीं होती, उनकी ग्रोथ नहीं होती, बच्चों में सेहत नहीं बनेगी, तो देश का सेहत कैसे बनेगा? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ। अगर अंडा और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स बच्चों को नहीं दिए जाएंगे तो उन्हें प्रोटीन कैसे मिलेगा? सरकार का कहना है कि ये बस सिफारिश है, इसे लागू नहीं किया गया है। पैनल बनता ही क्यों है? अनुशंसा करने के लिए। पैनल ने अनुशंसा की है, उस पर विचार विमर्श होगा। सरकार जनता की भलाई के लिए है, जो जनता के लिए अच्छा होगा उस पर सरकार फैसला लेगी। अभी हंगामा क्यों? We are with the people, will do the right things. विवाद भाषा नीति को लेकर भी खड़ा हो गया है। एनईपी पैनल ने 5वीं क्लास तक कन्नड़ भाषा में ही बच्चों को पढ़ाने की सिफारिश की, अंग्रेजी या दूसरी भाषा में नहीं। स्कूल प्रबंधन इससे नाराज है। It is unfortunate that the committee which has recommended about language, they are coming once again recommendation with 1 to 5th or till। पैनल का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा उल्लंघन है, जिसने भाषा की छूट दी है। बगैर विचार व्यक्त किए हुए पैनल ने ये फैसला लिया है, जो कानून संगत और तर्क संगत नहीं है। Bench judgment. It is already the settled matter. This committee have never looked upon what is the law existing as of now. प्रगतिशील विचारधारा के लिए जाना जाने वाला ये राज्य कर्नाटक भी अब भाषा और खान-पान विवाद में उलझता नजर आ रहा है, जो कि कभी भी इस राज्य की पहचान नहीं रही। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।